हाय। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवंबर 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। प्रवासी पक्षियों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ये ऐसे पक्षी होते हैं जो मान लीजिए इस स्थान पर रहते हैं, तो कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और कुछ समय इधर मान लीजिए बिताएंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल होगा, उनके रहने लायक होगा, वो वापस लौट आते हैं। इन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। तो दुनिया भर में ऐसे कई प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलते हैं जो टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वापस उसी जगह पर लौट आते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत में भी बहुत सारे जगह पर आपको प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे। तो उसी में हमारे छत्तीसगढ़ में एक मशहूर जगह, मशहूर पाटन के बेलोदी गांव में भी प्रवासी पक्षी आते हैं। जगह का नाम क्या है? पाटन के बेलोदी गांव में। और यहां पर इसी वजह से हम बना रहे हैं पक्षी विचरण प्रक्षेत्र। ये बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इन पक्षियों पर ध्यान दिया जा सके, इनका इलीगल हंटिंग ना हो, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इस वजह से ये पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जा रहा है। तो कहां पर बनाया जा रहा है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो ये बनाया जा रहा है पाटन के बेलोदी गांव में। फिर बेलोदी में अलग अलग मौसम में कैस्पियन सागर, तिब्बत और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। तिब्बत के बारे में आपने सुना होगा, ये भारत और चाइना के बीच में है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा है। साइबेरिया के बारे में आपने सुना होगा, ये रशिया में है और दुनिया की बहुत ही ठंडी जगहों में से एक है। कैस्पियन सागर भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, गल्फ कंट्रीज के आसपास मिलता है। इसके आसपास 5 कंट्रीज हैं। 5 कंट्री क्या? इस प्रकार से ये देखिए, ये एक खारे पानी की झील है और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसके आसपास देश आपको देखने को मिलेंगे। एक रशिया मिलेगा, एक अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इस प्रकार से आपको 5 देश वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां से पक्षी आते हैं कहां पर? पाटन के बेलोदी गांव में, जहां पर हम बना रहे पक्षी विचरण प्रक्षेत्र। फिर साइट के अवलोकन के दौरान ही वहां पर सूरखाब देखा गया, जो दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है। डेफिनेटली अगर हम इतना बड़ा प्रक्षेत्र बना रहे हैं, पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जा रहा है, तो उसका अवलोकन करेंगे। और जब वहां पर जो वन विभाग के लोग या जो अधिकारी वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पक्षी देखा। उसका नाम है क्या? सूरखाब। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, यहां से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और ये पक्षी वहां पर देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपने जापानी दिमागी बुखार के बारे में सुना होगा और इसका जो एक्चुअल नाम है वो है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये इसका नाम है और ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो आपके दिमाग पे चढ़ जाता है और दिमाग को निष्क्रिय कर देता है। और जब दिमाग निष्क्रिय हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है, याद रखना। तो ये बस्तर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और इसमें बस्तर में सर्वाधिक 34% यानी 34% लोगों में जापानी दिमागी बुखार के लक्षण दिखाई दिए। तो इसके लिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि यहां पर टीकाकरण अभियान चलाया जाए। टीकाकरण अभियान मींस क्या? वैक्सीनेशन कर दी जाए लोगों की एक बार, ताकि बाद में उन्हें इस प्रकार का कोई जापानी बुखार सताए ना, परेशान ना करे। तो इससे संबंधित कुछ और डेटा देखिए। सबसे पहला है, जिस मच्छर के काटने से ये बुखार होता है उस मच्छर का नाम आपको पता होना चाहिए। उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंक्स। ये उस मच्छर का नाम है। ठीक वैसे ही जैसे मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस ये किसके काटने की वजह से होगा? क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंक्स। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसी मच्छर में इसका वायरस होता है क्या? जी नहीं, ये होता है वायरस जनरली पक्षियों में और सुअरों में, पक्षी और सुअर। तो जब क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंक्स मच्छर जाके मान लीजिए किसी सुअर को काट लिया जो इन्फेक्टेड है, किससे इन्फेक्टेड है? जापानी इंसेफ्लाइटिस से इन्फेक्टेड है, तो वो वायरस अब इस मच्छर में चला गया और ये मच्छर जाके जब इंसान को काटता है तो ये फिर कारण बनता है किसका? जापानी इंसेफ्लाइटिस का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस मच्छर के काटने की वजह से होता है
और इसका जापानी बुखार का नाम क्या है, तो वो है जापानी इंसेफ्लाइटिस। फिर इसके बारे में और डेटा है, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार विषाणु जनित मस्तिष्क का इन्फेक्शन है, यानी दिमाग को ये इन्फेक्टेड कर देता है। यह मच्छर के काटने से फैलता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये पक्षियों से और सुअरों से आता है। जब मच्छर इन संक्रमित जानवरों को काटते हैं तो यह विषाणु मच्छरों में पहुंच जाता है। और फिर इसके बारे में खासियत यह है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस डिसीज ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उस प्रकार से ये जो जापानी दिमागी बुखार है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। और इसके लक्षण क्या होंगे, अगर किसी का दिमाग मान लीजिए उसके कंट्रोल में नहीं है तो उसके लक्षण क्या होंगे, तो सबसे पहले तो उसके बॉडी पे उसका कंट्रोल हटने लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तभी आपने देखा होगा किसी को अगर पैरालिसिस अटैक आए तो उसकी बॉडी क्या होने लगती है, धीरे धीरे पैरालाइज होने लगती है, क्योंकि दिमाग का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। आपकी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल आपके ब्रेन का है। तो इसमें भी यही होता है, सिंस ये ब्रेन का बुखार है, दिमागी बुखार है, तो इससे शरीर के अंगों पर अनियंत्रित ढंग से हिलना या मांसपेशियों का कमजोर होना, तेज बुखार, भ्रम की स्थिति, ये सारे लक्षण है किसके, इस जापानी बुखार के। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो याद करने जैसा है वो क्या है, बस्तर में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि 34% लोग इससे इन्फेक्टेड देखे गए। इसके अलावा इसका सही नाम क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, और किसके काटने से होता है, क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंग्स मच्छर के काटने से होता है। दैट्स इट। इसके ये सब अगर आप याद कर लें लक्षण तो ठीक है, नहीं भी याद किए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, फिर म्यूजिकल फाउंटेन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं। एक प्रकार से मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में क्या है, यहां पर ना बहुत ऊंचे ऊंचे फब्बारे उठते रहते हैं पानी के, और वो फब्बारे उठते हैं तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। तो इसमें यह किया जाता है म्यूजिकल फाउंटेन में कि एक इस प्रकार से तालाब है और तालाब में ऊंचे ऊंचे फब्बारे उठ रहे हैं, यहां पर आपने म्यूजिक लगा दिया, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे फब्बारे भी उठ रहे हैं और लाइट लगा दी जाती है, रंग बिरंगी लाइट, उसे कहा जाता है म्यूजिकल फाउंटेन। तो जब इंसान जाएगा तो उसको देखने में भी काफी अच्छा दृश्य दिखेगा। इसके अलावा हल्का हल्का म्यूजिक लगा हुआ है तो सुनने में भी उसको अच्छा लगेगा। तो एक प्रकार से वो एक पर्यटन के लिए अच्छी जगह हो जाती है। तो ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन, इसकी सफल टेस्टिंग की गई है कहां पर, रायपुर के बूढ़ा तालाब में। काफी प्रसिद्ध तालाब है ये, फेमस तालाब है बूढ़ा तालाब, यहां पर बनाया गया है या बनाया जा रहा है म्यूजिकल फाउंटेन। अभी इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और देखिए, रंगीन रोशनी से नहाते तालाब में सैकड़ों फव्वारे लगाए गए हैं। 100 फीट तक की ऊंचाई तक पानी की बौछार करते फाउंटेन में ओम, क्रॉस साइन और सूरज की झलक भी दिखाई देगी। आपने देखा होगा जब ऊंचे ऊंचे फव्वारे उठते हैं, लाइटिंग उनके ऊपर पड़ती है, तो तरह तरह की आकृतियां आपको देखने को यहां पर मिलती है। तो इसमें आपको ओम देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनों का जो क्रॉस है वो साइन आपको देखने को मिलेगा, सूरज की झलक दिखाई देगी। ये सारी चीजें आपको इस म्यूजिकल फाउंटेन में देखने को मिलेगी, जो कहां पर होगा, रायपुर के बूढ़ा तालाब में। फिर इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 5 करोड़ रुपए। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, ये परीक्षा में आ जाए, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है, सबसे बड़ा भारत का। अभी इससे पहले जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो विशाखापट्टनम में, और वो लगभग 220 मीटर का है, और ये जो बना है ये कितने का है, 350 मीटर का बना है। तो इसे ये कहा जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है जो रायपुर में बन रहा है बूढ़ा तालाब में। फिर बॉलीवुड के अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ी गाने भी सुनने मिलेंगे। फाउंटेन में पानी से ही कई तरह की आकृति नजर आएगी, जैसे कभी चलते हुए जानवर दिखेंगे, चमकता हुआ सूरज दिखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ काम का नहीं है, बट हाँ इस प्रकार से होता है क्या, म्यूजिकल फाउंटेन जो रायपुर में बन रहा है। ये इसमें याद करने जैसा है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक व्यक्ति हैं जो 2018 में काफी न्यूज में थे, एक बार फिर से वो न्यूज में, उनका नाम है राहुल गुप्ता जी। ये अंबिकापुर के रहने वाले हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। कब, 2018 में। फिर अभी ये किस वजह से न्यूज में, तो इन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से इन्होंने जाकर मुलाकात की। उन्होंने इनकी काफी तारीफ की कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो इनके बारे में डेटा है वो देख लीजिए।
राज्यपाल अनसुईया उइके ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले अंबिकापुर के राहुल गुप्ता से मुलाकात की। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसके अलावा इन्होंने और भी पर्वतों पर चढ़ाई की है। उसमें एक है माउंट किलिमिंजारो। माउंट किलिमिंजारो ये सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, और माउंट एल्ब्रुस ये सबसे ऊंची चोटी है क्या? यूरोप और रशिया की। माउंट किलिमिंजारो अफ्रीका की, माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप की या रशिया की। इनकी भी इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, वे प्रदेश के पहले व इकलौते पर्वतारोही हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अपने 8 साल के करियर में राहुल ने 14 पहाड़ों की चोटियों को अपनी लीडरशिप में खुद और कई देशों के पर्वतारोही टीमों को फतह कराया है। यानी इन्होंने खुद तो चढ़ाई की, इसके अलावा और भी लोगों को अपनी लीडरशिप में इन्होंने बहुत सारे पर्वतों की चढ़ाई कराई है। उसमें माउंट किलिमिंजारो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एवरेस्ट ये सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अतुल चंद्र तिवारी। अतुल चंद्र तिवारी जी काम करते हैं किसमें? इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दी है इन्होंने, भारतीय नौसेना में। और उसमें खास क्या है? इन्हें एक पद दिया गया जो काफी प्रेस्टिजियस यानी काफी अच्छा पद माना जाता है नेवी में। उस पद का नाम है जज एडवोकेट जनरल। ये पद इन्हें प्राप्त हुआ है। किन्हें? अतुल चंद्र तिवारी जी को। और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है जिन्हें ये पद मिला है। तो पहले तो यही डेटा आपको पता होना चाहिए। जज एडवोकेट जनरल पद पर पहुंचने वाले अतुल चंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। इनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, इसके सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। भारतीय नौसेना में सेवा के दौरान उनके कार्यों को देखते हुए इंडियन नेवी का JAG बनाया गया है। JAG मींस क्या? जज एडवोकेट जनरल। अच्छे काम किए, इस वजह से उन्हें ये बनाया गया। फिर वो हमारे छत्तीसगढ़ के कहां से, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कौन? अतुल चंद्र तिवारी जी। और वो इंडियन नेवी में काम करते हैं। फिर इन्हें 2005 में एक उत्कृष्ट कार्य के लिए एक अवार्ड मिला है, उसका नाम है कमांडेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो इसमें से याद करने जैसा क्या है? एक तो ये कमांडेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये अवार्ड इन्हें प्राप्त है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक JAG यानी जज एडवोकेट जनरल ये पद इन्हें मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। सो जामगांव पाटन दुर्ग में लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र लगाया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो प्रसंस्करण मींस क्या? जो आपके पास रॉ मटेरियल है यानी जो प्रकृति से आपको मिला है, आप उसको प्रोसेस करते हैं तो आपकी वैल्यू उसमें बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक दवा बना दी आपने, कोई जड़ी बूटी बना दी, तो उससे आपको ज्यादा प्राइस मिल जाता है। और इसके ऊपर मैं काफी बोल चुका हूं पहले के वीडियोस में, तो आज इसके ऊपर बात करने वाला नहीं हूं। आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि जामगांव पाटन दुर्ग में लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र लगाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। लघु वनोपज में क्या होता है? जड़ी बूटी होती है, शहद होता है, लाख होता है, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस, ये सारे के सारे लघु वनोपज में माने जाते हैं। तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सिर्फ बी सत्य है। राज्य लघु वनोपज द्वारा प्रस्तावित इस केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में लघु वनोपज के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस इत्यादि का प्रसंस्करण होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? बी। और ये कहां पर लगाया जा रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए। और इन चीजों का वहां पर प्रसंस्करण किया जाएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पालन को छत्तीसगढ़ सरकार कृषि का दर्जा प्रदान करेगी, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आप कृषि मान लो या ना मानो, उससे इंसान को क्या फर्क पड़ता है? जो कृषि करता है, जो मत्स्य पालन करता है, उसको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? तो उसकी कैटेगरी होती है, अगर उस कैटेगरी में आ जाए तो इन्हें फिर लोन मिल जाता है। तो मत्स्य पालन अभी तक कृषि की कैटेगरी में नहीं था, बट सरकार इसको अब किस में शामिल कर रही है? कृषि का दर्जा देने वाली। इससे क्या होगा? देखिए, पहला पॉइंट इससे
खेती किसानी की तरह मछली पालन के लिए कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और किसानों को दी जाने वाली बिजली दरों में छूट की भांति मछली पालन करने वाले निषाद, केवट, ढीमर समाज के लोगों को भी छूट की पहल की जाएगी। यानी इससे पहले आपने देखा होगा लोन दिया जाता है, कृषि वाला लोन कौन देता है? जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। तो इसी प्रकार का लोन इन्हें भी अवेलेबल कराया जाएगा। अगर लोन रहा तो ये अच्छे सीड डाल सकेंगे और अच्छा प्रोडक्शन कर सकेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। तो ये खासकर किसके लिए है? जो मछुआरा समुदाय है उनके लिए। निषाद, केवट, ढीमर समाज के लोगों को इस प्रकार की छूट की पहल की जाएगी। फिर हर वर्ष मछुआरा समाज के 1000 नौजवानों को आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल अनुदान पर वितरित की जाएगी। आइस बॉक्स क्या होता है? देखिए, ये इस प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें आइस होती है। तो इससे क्या होगा? इसमें अगर मछली रख लेते हैं तो वो खराब नहीं होती। तो ये सरकार बांटने वाली है। कितने? 1000 नौजवानों को। इसके अलावा क्या मोटरसाइकिल भी देगी, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है जब वो अपने साइट पर जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो ये दो चीजों की उन्हें खास जरूरत होती है। तो ये भी सरकार अनुदान पर वितरित करेगी। अनुदान का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम रेट पर होते हैं ये। फिर मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 6वें स्थान पर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही रिपीटेड है, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या? मत्स्य पालन को सरकार क्या कृषि का दर्जा देने वाली है। इससे कोऑपरेटिव बैंक से उन्हें लोन मिलेगा और वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर या बिल्कुल भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और मछुआरा समाज को आइस बॉक्स और मोटरसाइकिल अनुदान पर वितरित की जाएगी। और छत्तीसगढ़ 6 प्लेस पर है पूरे देश में, किसमें? मत्स्य बीज उत्पादन में। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के भोपालपट्टनम में पदस्थ डीएसपी अभिषेक सिंह ने अपने जीवन के अनुभवों को लेकर बैरिकेड किताब लिखी है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितनी भी बुक्स आती मार्केट में वो कभी भी एग्जाम में आ जाती, कभी भी परीक्षा में उनके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बुक का नाम है बैरिकेड। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये हमारे यहाँ पर एक डीएसपी है, उन्होंने ये लिखी है। और उन डीएसपी का नाम है अभिषेक सिंह। और इसमें उन्होंने अपने जीवन के जो सफलता उन्हें मिली, असफलता मिली, उन सब के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से वो पीएससी में सेलेक्ट हुए, किस प्रकार से वो राजनीति में भी थे कुछ टाइम पर, और उनकी लव स्टोरी के बारे में भी ये सारी चीजें हैं। कोई खास नहीं है, आपको सिर्फ बुक का नाम और राइटर ये दो चीजें पता होना चाहिए। तो यही है, किताब में ऐसे युवक की कहानी बयां की गई जिससे प्यार हो जाता है। ठीक है यार, एग्जाम में ऐसा तो आ नहीं सकता, फिर भी जो था करंट अफेयर में मैंने डाल दिया। यह एक युवक के नायक बनने की कहानी है। तो आंसर इसका होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। याद करने जैसा, बुक का नाम और राइटर। नेक्स्ट देखते हैं, मां अंगार मोती मड़ई मेला धमतरी में आयोजित होता है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मां अंगार मोती मड़ई मेला कहां पर आयोजित होता है। तो ये धमतरी में आयोजित होता है। और इसमें क्या होता है कि महिलाएं ऐसा पेट के बल लेट जाती है। बहुत सारी महिलाएं, करीब 22 गांव की महिलाएं ऐसे पेट के बल लेट जाती है। और बेगा जनजाति के जो लोग होते हैं वो जब इस देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो इनके ऊपर चल के जाते हैं। अच्छा, फिर महिलाएं ऐसा लेट जाती है, उससे होता क्या है? उससे ये होता है, एक प्रकार की वहां पर विश्वास है कि जो भी महिलाएं ऐसा लेट जाती है उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ऐसी प्रथा है, इस वजह से ये मेला न्यूज में है। और याद रखना, मेले कम से कम एक ना एक मेला परीक्षा में जरूर आता है। तो ये मेला कौन सा है? मां अंगार मोती मड़ई मेला धमतरी में आयोजित होता है। और यहां पर इस प्रकार की प्रथा है, संतान प्राप्ति, खासकर बेटे पैदा करने के लिए महिलाएं पेट के बल लेटती हैं और बेगा जनजाति उनके ऊपर से होकर गुजरते हैं। इसे परण कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? परण, इस प्रथा को। और ये प्रथा ऐसा कहा जाता है कि 500 वर्षों से या उससे भी ज्यादा समय से ये चली आ रही है। ये प्रथा 500 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। स्थानीय लोगों में इस परंपरा की शक्ति को लेकर अटूट विश्वास है। ठीक है, अपना अपना विश्वास है ये तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या, एक तो ये मेला कहाँ आयोजित होता है और महिलाओं की क्या प्रथा है ये, और 500 वर्षों पुराना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, कोरोना काल में भी 30% दस्तावेजों का पंजीयन बढ़ा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? रजिस्ट्रेशन, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसमें क्या होता है, सरकार आपसे चार्ज करती है, स्टैंप ड्यूटी और बहुत सारे उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, उसको बोला जाता है रजिस्ट्री। और एक बार रजिस्ट्री हो जाती है किसी डॉक्यूमेंट की तो या किसी प्रॉपर्टी की, तो वो परमानेंटली आपके
आपका उसके ऊपर मालिकाना हक हो जाता है। तो ये कोरोना काल में जबकि सारी एक्टिविटीज बंद हैं, कई प्रकार के लोगों के बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, लोग अपनी जॉब खो चुके हैं, तब भी 30% की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी देखी गई है इस कोरोना काल में भी। तो इससे संबंधित डेटा देखिए, सरकार की कमाई भी 26% से अधिक बढ़ी है। यानी इसके बारे में देखिए नेक्स्ट डेटा से और क्लियर होगा। वर्ष 2019 के नवंबर माह में दस्तावेजों के पंजीयन से सरकार को 93 करोड़ 42 लाख रुपए का राजस्व मिला था। कब? 2019 में। और 2020 की हम बात करें तो अभी कितना मिला है? 117 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी लास्ट ईयर के कंपेयर में ये लगभग 26% बढ़ गया। लास्ट ईयर से ज्यादा ही हुआ, जबकि चल रहा है क्या? कोरोना काल। लोगों के पास पैसे हैं नहीं, लोग परेशान हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30% तक का पंजीयन बढ़ा है, सिर्फ इतना ठीक है। ये सारा डेटा आपको याद करने की जरूरत आई डोंट थिंक ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। तभी से हर साल इस दिन को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए हमारे भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है और सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप तुरंत बोलेंगे हिंदी, जो कि गलत है। भारत की कोई सी भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से खासकर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। उन सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी हमारे देश की कोई भी भाषा नहीं है, सभी भाषाएं बराबर है। तो ऐसे ही हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा भी है, बट वो 8वीं अनुसूची में शामिल अभी नहीं है। 8वीं अनुसूची में अभी तक टोटल कितनी? 22 भाषाएं शामिल है। तो ये आयोग के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि इसे भी 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, छत्तीसगढ़ी भाषा को। इसी वजह से 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राजभाषा दिवस। कहां पर? हमारे छत्तीसगढ़ में। तो पहला पॉइंट देखिए, इस आयोग का उद्देश्य छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाना, ये इसका पहला उद्देश्य है। किसका? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का उद्देश्य है। दूसरा, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा में शामिल करना। यानी अभी अगर देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में आपको जो राजकाज यानी राजकीय कार्य करने की भाषा है वो हिंदी देखने को मिलती है। तो इसे भी राजकाज की भाषा में शामिल किया जाए। किसे? छत्तीसगढ़ी भाषा को। फिर त्रिभाषाई भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल करने की कोशिश करेगा। कौन? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर धान परचेस करने की जो तैयारी है वो एमएसपी पे परचेस करती है हमारी सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो उसकी तैयारियों के बारे में ये कुछ विवरण है। ये अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं भी रख पाए तो कोई बात नहीं। राज्य सरकार ने इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। याद रखना, पहले भी इस धान की खरीदी के ऊपर क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है। तो ये डेटा अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिशियल ही होगा। जिसकी लागत करीब 22,500 करोड़ रुपए होगी। यानी धान कितनी परचेस करनी है? 90 लाख मीट्रिक टन। इतना टारगेट रखा है सरकार ने इस साल के लिए, इतना वो एमएसपी पे परचेस करेगी। फिर आप सोच रहे होंगे इस धान का क्या करेंगे? तो जगह जगह फिर इसे सरकार बेचती है, पीडीएस के माध्यम से, राशन दुकान के माध्यम से। तो इसमें उसको लागत कितनी आने वाली है? 22,500 करोड़ रुपए की लागत आने वाली। फिर देखिए इससे संबंधित और डेटा है, 42,000 पीडीएस और 1,23,000 गठान कस्टम मिलर्स के माध्यम से बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। ये सारी चीजें हैं जो उपयोग में आती हैं। बारदाने एक प्रकार से जिसमें धान रखी जाती है। 42,000 पीडीएस इसके लिए हैं और 23,000 गठान कस्टम मिलर्स हैं। फिर इस वर्ष प्रदेश में 2,205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए। इतने केंद्र बनाए गए, जिनमें से 157 नए धान खरीदी केंद्र हैं। 157 यानी 157 नए हैं। और पहले से कितने हैं? पहले से 2,205 टोटल धान खरीदी केंद्र बनाए गए, जिसकी समुचित व्यवस्था कौन देखेंगे? जितने भी जिला कलेक्टर हैं वो इन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट लगता है, 90 मीट्रिक टन का हमने टारगेट रखा है और इसकी लागत इतनी आने वाली। दैट्स इट। इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।